मेल कर रही हूँ। ठीक है मीटिंग सेट कर लेना। ये लो। मेरा चार्जर देना, दो ना प्लीज। लो। गर्मा गर्म दूध कौन पिएगा? बेटा तुम्हारी टीचर कह रही थी तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, तुम आर्टिस्ट भी बनना चाहते हो। तुम क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती, इसीलिए अमूल दूध जो आता है किसान माँओं के हाथों इंडिया के हर घर तक, तभी तो मिलावट वाला खुला दूध नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। राष्ट्रीय कर्मचारियों को वेतन पेंशन देने के लिए राष्ट्रीय सफाई महासंघ ने उठाई आवाज। 25 जून तक का समय देते हुए नगर निगम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कोरोना के संकट भरे दौर में अभिभावक से मांगी जाने वाली 3 माह की फीस के विरोध में हिंदू कल्याण महासभा ने किया प्रदर्शन। स्कूलों की फीस माफ करने की उठाई मांग। शुकाबाद में लाखों रुपए से बन रहा शमशान घाट चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। मानसून के मौसम में शमशान घाट रहेगा महत्वहीन। आगरा शहर में हेयर सैलून के लिए जारी हुई गाइडलाइन। सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, यूज एंड थ्रो टॉवल की शर्तों के साथ ही सैलून को खोलने की दी गई इजाजत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हॉस्पिटल से मरीज को बाहर निकालने की गई कोशिश। कमला नगर के हिरडम हॉस्पिटल का मामला, मोटी रकम वसूलने के बाद भी हॉस्पिटल ने नहीं दिया इलाज। आदित्य क्रिएशन कंपनी मुंबई द्वारा सुपर डैड सुपर किड्स प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रतिभागियों को पुरस्कार दे किया गया सम्मानित। मोटी रकम वसूलने के बाद मरीज कोरोना पॉजिटिव आया तो हॉस्पिटल ने जबरन मरीज को बाहर निकालने की कोशिश की, जिसके चलते विवाद की स्थिति पैदा हो गई। मामला कमला नगर के हॉस्पिटल का है। पीड़ित का आरोप है कि जब हॉस्पिटल को इलाज ही नहीं करना था तो उन्होंने 2 दिन बाद कोरोना वायरस का टेस्ट आखिर क्यों करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो फिर इलाज क्यों नहीं दिया। कमला नगर स्थित हिरडम हॉस्पिटल में विवाद की स्थिति तब पैदा हो गई जब यहां मथुरा की एक भर्ती मरीज का 2 दिन बाद कोरोना वायरस का टेस्ट कराया गया और जब रिपोर्ट आई तो हॉस्पिटल ने उन्हें यहां से बाहर जाने को कह दिया। तब तक मरीज के 1 लाख भी खर्च हो चुके थे। आर्थिक रूप से कमजोर मरीज के परिजनों का कहना था कि जब हॉस्पिटल को कोरोना वायरस के बाद इलाज ही नहीं करना तो उन्होंने पहले मरीज को क्यों लिया और अगर भर्ती कर लिया था तो फिर कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब क्यों निकाला जा रहा है। हॉस्पिटल प्रशासन से बात करने के लिए मरीज के परिजन पहुंचे तो विवाद की स्थिति पैदा हो गई। मामला कंपू घाट मथुरा निवासी मोहम्मद याकूब खान का है। 12 जून को हार्ट अटैक आया था। उसके बाद याकूब के बेटे अमन राज खान ने उन्हें हिरडम हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 3 दिन तक वे यहाँ एडमिट रहे और उनका इलाज चल रहा था। इस दौरान उनकी कोरोना वायरस की रिपोर्ट कराई गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आई तब तक हॉस्पिटल प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए और उन्हें कहा कि अब सरकारी एम्बुलेंस आएगी और उन्हें ले जाएगी। हालांकि हॉस्पिटल प्रशासन ने उन्हें पूरा बिल पेमेंट करने के लिए दबाव भी डाला, जिसके चलते विवाद की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि सरकारी टीम मरीज को लेने 18 जून तक नहीं आई। 17 व 18 जून को हॉस्पिटल प्रशासन व पूरे दिन आश्वासन ही देता रहा। पीड़ितों का कहना है कि इस दौरान ना ही उन्हें कोई गंभीरता से इलाज किया और ना ही कोई सही तरह से जवाब दिया जा रहा। कैसे कर रहा है, कोई अपना कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। आप बताइए, अपना मुंह खोलिए। नहीं, मुंह खोलिए अपना। क्या समझ रहे हो किसी को? ट्रीटमेंट चालू हो तो मैं पूरा क्या समझ रही है? कल कर दिया। ये इतनी परेशानी कर रहे हैं यहाँ पे हरदम हॉस्पिटल डॉक्टर दीपक अग्रवाल और ये देशराज सिंह 112 नंबर पे कॉल किए। मुझ पे दबाव डाला जा रहा है कि आप पेमेंट जमा कीजिए, नहीं तो अपने पापा को नहीं ले जाओगे। 1 लाख रुपये मेरा उठ चुका है यहाँ 7 दिन में। हार्ट अटैक के लिए मेरे पापा पेशेंट हैं, आगे का मेरा ट्रीटमेंट बंद कर दिया गया है।
और ये मुझसे कह रहे हैं अगर अपने पापा को नहीं ले जाइए, कल से कॉल कर रहा हूँ मैं, एक भी कॉल मेरी नहीं उठी है। सारे कह रहे हैं थोड़ी देर में आपके पापा को एम्बुलेंस ले जाएगी। मुझ पर एक रिकॉर्डिंग है सबकी। अरे इन्होंने मना कर दिया टीम से। नहीं ये बोलेंगे, बोलिए आप जो आप कह रहे थे कि पापा जी को नहीं ले पाए होगे। रुको एक मिनट रुको, मेरे पापा को कुछ हो गया, सच कह रहा हूँ डॉक्टर, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हालांकि लगातार बे हॉस्पिटल का भरता गया और रुपयों की वसूली करते रहे। परिजनों ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस बुला ली। परिजनों का आरोप है कि पुलिस भी इस मामले में मूक दर्शक बनी रही। हंगामे पर परिजनों का कहना है कि इस मामले को लेकर जब वे हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सक से मिले तो उन्होंने भी बात नहीं की और उल्टे मारपीट करने के लिए उतारू होते रहे और वीडियो बनाकर हॉस्पिटल स्टाफ को मारने का कारण पूछते रहे। परिजनों ने इस मामले से पुलिस प्रशासन व चिकित्सा विभाग से दखल की मांग उठाई है। लॉकडाउन में लंबे समय से बंद चले आ रहे सैलून रविवार से खोले जाएंगे। जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन के बाद एसपी सिटी और एडीएम सिटी ने सैलून स्वामियों की बैठक कर शर्तों के आधार पर सैलून खोलने की अनुमति दे दी है। लॉकडाउन में लंबे समय से बंद चले आ रहे सैलूनों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। नाई समाज की ओर से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था। सैलून व ब्यूटी पार्लर खोले जाने की मांग उठाई गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने सैलून स्वामियों की बैठक बुलाई, जिसमें शर्तों के आधार पर सैलून खोलने को कहा गया। एडीएम सिटी डॉक्टर प्रभाकांत अवस्थी ने कहा कि सैलून पर 2 सीट रहेंगे और हर कस्टमर पर 1 टॉवल प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही आने वाले हर कस्टमर की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ सैनिटाइजर भी किया जाएगा। दुकान पर सैलून स्वामी को किट पहनना अनिवार्य होगा, जिससे संक्रमण से बचा जा सके। सैलून स्वामी आने वाले कस्टमर का नाम, पता और नंबर नोट करेगा, जिससे संक्रमण फैलने पर उस व्यक्ति का पता लगाया जा सके। दुकान पर कटिंग कराने वाले व्यक्ति अगर संक्रमित पाया जाता है तो दुकान बंद करा दी जाएगी। सैलून खोलने का समय और दिन निर्धारित किया गया है। जिस तरह क्षेत्र में बाजार खोले जा रहे हैं उसी हिसाब से सैलून खोले जाएंगे। कस्टमर पर यूज एंड थ्रो वाले टॉवल प्रयोग किए जाएंगे। सैलून स्वामी की ओर से भी इन सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। इसके साथ ही सैलून में प्रवेश करने से पूर्व कस्टमर के हाथ सैनिटाइज और थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, जिससे संक्रमण से बचा जा सके। शहर में 1000 सैलून बताए गए हैं। हर सैलून पर शर्तों के आधार पर ही कार्य किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सैलून स्वामी पर कार्यवाही होगी। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए दुकान में 2 सीट रखने की अनुमति दी गई है। कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे सफाई कर्मचारियों को समय से वेतन और पेंशन भुगतान किए जाने को लेकर राष्ट्रीय सफाई महासंघ ने आवाज उठाना शुरू कर दी है। राष्ट्रीय सफाई महासंघ के बैनर तले हुई बैठक में नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से वेतन भुगतान को लेकर 25 जून तक का समय दिया गया है। काम को अंजाम दे रहा है और भारी मेहनत के साथ सफाई कार्य कर रहा है, लेकिन उनका वेतन अभी तक नहीं मिला। हम नगर निगम से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी हुई कि 2 महीने तो आपने टाइम से वेतन दिया, जब कोरोना वायरस का बहुत ज़ोरों पर प्रचार चल रहा था, और वही आज भी चल रहा है, लेकिन अब कर्मचारी का वेतन टाइम से क्यों नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ ने ये चेतावनी दी है कि यदि 25 जून तक इन कर्मचारियों का वेतन और पेंशन नहीं दिया गया तो 26 जून को 1 दिवसीय सांकेतिक कार्यक्रम के तहत हम अपना ये आंदोलन करेंगे और उस दिन सफाई का कार्य बंद रखेंगे। पता नहीं कब समझेगा नगर निगम का प्रशासन, और मैं मांग करता हूं अपने नगर आयुक्त साहब से कि जल्द से जल्द हमारे लोगों का जो है वेतन भुगतान करने का कष्ट करें, जिससे कि हमारे लोगों को जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो उनको भुखमरी के आधार पे आ गए हैं, वो कम से कम ख़त्म हो सके। क्या आश्वासन दिया नगर आयुक्त जी ने आपको? नगर आयुक्त जी आज अपनी कार्यकारिणी में व्यस्त थे, तो हम वहाँ जा कर के अपनी मांग पत्र लेके गए। वहाँ मांग पत्र रिसीव कराया हमने, और हमको आश्वासन ये दिया गया कि बहुत जल्द से जल्द वेतन दिया जाएगा। अगर वेतन हमारे कर्मचारियों का 25 तारीख तक नहीं होता है तो हम आज ज्ञापन दिया गया है इस संबंध में कि हमारे सफाई कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है। आज 18 तारीख हो गई, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। सुबह से लेकर दोपहर के 2 बजे तक काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में हमने नगर आयुक्त जी से बात भी किया और नगर आयुक्त साहब ने कहा है कि उनको जल्द से जल्द वेतन कराने का बात करते हैं। मांगे नहीं पूरी होंगी, आप लोग क्या आगे रणनीति आपकी?
25 तारीख तक का टाइम दिया है। देखो अभी उसके बाद 26 से पूरा आगरे में सफाई कार्य कर बहिष्कार किया जाएगा। कोरोना काल में स्कूलों द्वारा अभिभावकों से मांगी जाने वाली 3 माह की फीस को लेकर विरोध और प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हिंदू कल्याण महासभा के बैनर तले एकजुट हुए पदाधिकारी और अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शासन प्रशासन से स्कूल द्वारा दबाव बनाए जाने के विरोध में कार्यवाही करने की मांग उठाई गई। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद देश भर में लोगों के सामने जहां एक और ऐसे संक्रमण का खौफ व्याप्त है, तो वहीं दूसरी ओर बीमारी से बचाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन की व्यवस्थाओं से जूझ रहे लोगों के सामने रोजी रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया था। 24 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के बीच फंसे लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रशासन द्वारा अभिभावकों से बीते 3 महीने की फीस मांगे जाने से अभिभावकों के लिए एक नई मुसीबत सामने आ खड़ी हुई है। शासन और प्रशासन से 3 माह की फीस माफी के लिए गुहार लगा रहे अभिभावकों ने अब सड़कों पर उतर स्कूल प्रशासन की मनमानियों का विरोध करना शुरू कर दिया है। हमारा एक रिक्वेस्ट था कि स्कूल हमारी बच्चों की 3 महीने की फीस को माफ़ कर दे, तो इसके लिए हमने एप्लीकेशन भी लगाई। हमारे पास रोज़ फ़ोन आ रहे हैं, रोज़ मैसेज आ रहे हैं, तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए तो हमें अंदर आने की परमिशन नहीं दी गई। भाई मैं क्या, आधे से ज़्यादा 80% स्टूडेंट ने फीस जमा नहीं कर। क्यों? कारण तो यही है कि लॉकडाउन के दौरान व्यापार बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। 3 महीने से बिल्कुल भी किसी के घर मतलब कोई भी कारोबार ढंग से चल नहीं रहा है। कारण यही है फीस ना जमा करने का। मांग है आपकी स्कूल प्रशासन? बस रिक्वेस्ट है 3 महीने की फीस को माफ़ कर दिया जाए, आगे जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। हिंदू कल्याण महासभा के बैनर तले एकत्रित होकर पहुंचे अभिभावकों ने शनिवार को सेंट पॉल स्कूल के सामने खड़े होकर जमकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ की जाने वाली मनमानियों को लेकर प्रदर्शन किया। स्कूल प्रशासन द्वारा लंबे समय से पिछले 3 महीने की फीस जमा कराए जाने को लेकर अभिभावकों पर बनाए जाने वाले दबाव के विरोध में अभिभावक अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं और इन्हीं मजबूरियों को देखते हुए अभिभावकों ने लिखित में शिकायत दर्ज कराना भी शुरू कर दिया है। इसी मौके पर उपस्थित रहे हिंदू कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने शिक्षा जगत में शिक्षा माफियाओं के द्वारा स्कूलों के विद्यार्थियों और अभिभावकों का किया जा रहा शोषण के विरोध में जमकर निशाना साधा और स्कूल प्रशासन की मनमानियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। आज शिक्षा विभाग के अंदर कई वर्षों से जो माफियाओं गिरी इन्होंने चालू कर दी है, किताब कॉपियों के नाम पे, फीस के नाम पे, स्कूल स्ट्रक्चर के नाम पे अभिभावकों से बेहिसाब पैसा वसूला जा रहा है, उसके खिलाफ हिंदू कल्याण महासभा ने पहले सेंट पैट्रिक कॉलेज जो जाने माने कॉलेज है उसके सामने भी आंदोलन किया था कि हमारे अभिभावक जो आज कोरोना जैसी महामारी के समय में उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल चूर चूर हो चुकी है, उनसे फीस हमारे प्रधानमंत्री महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कह चुके हैं कि ज़बरदस्ती फीस ना ली जाए। फिर भी आज जो ये स्कूल प्रशासन के द्वारा ज़बरदस्ती फीस ली जा रही है, अभिभावकों को डराया जा रहा है और अभिभावकों को, जैसे आज ये स्कूल सेंट पॉल स्कूल है, महेश्वरी बुक डिपो को ठेका दे दिया गया है, करोड़ों रुपए का कमीशन लेते हैं, साल में लाखों रुपए की गाड़ी ये गिफ्ट में लेते हैं। आज ये हमारा शिक्षा का स्तर इन्होंने व्यवसायीकरण कर दिया है। कोरोना वायरस के संकट भरे दौर में पाई को मोहताज हो चुके अभिभावकों के सामने अब स्कूल प्रशासन द्वारा फीस जमा कराए जाने का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे संकट से उबरने के लिए अभिभावक अब जिला प्रशासन और शासन से पिछले 3 महीने की फीस माफ कराए जाने के लिए गुहार लगाने को मजबूर है, लेकिन स्कूल प्रशासन लगातार अभिभावकों पर पिछले 3 महीने की फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहा है। बहरहाल अब यही देखना होगा कि जिला प्रशासन और शासन इस संकट के दौर में अभिभावकों के लिए किस हद तक राहत भरा मरहम लगा पाता है, या एक बार फिर से स्कूल प्रशासन की मनमानियों के आगे शासन और प्रशासन अपने घुटने टेक देगा। समाजवादी छात्र सभा ने स्कूल की फीस माफ करने के लिए मांग उठाई है। उनका कहना है कि लॉकडाउन के समय आई मंदी के कारण अभिभावकों को रियायत देनी चाहिए। और कई ग्राम कस्बों के जो कई छात्र हैं वो जो बाहर पढ़ रहे हैं तो वो रेंट पे रह रहे हैं, और जब फीस नहीं भर सकते तो रेंट भी नहीं भर सकते। तो हमारी समाज छात्र सभा की जो मांग है कि जो फीस और रेंट को माफ़ किया जाए। दूसरा है कि जो कोरोना जैसी महामारी में
सरकार ने फैसला लिया है कि हम वो एग्ज़ाम कराएंगे। अब मेरा ये मानना है कि अगर आप एग्ज़ाम कराने की बात करें, सोशल डिस्टेंस की भी बात करते हैं, सोशल डिस्टेंस एग्ज़ाम कैसे कराएंगे? कई छात्र इससे बीमार हो सकते हैं, कोरोना से महामारी से निपट सकते हैं, उस महामारी में जुड़ सकते हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को छात्रों को प्रमोट करना चाहिए बिना एग्ज़ाम के और बिना क्लासेस के। जैसा कि सभी को पता है, कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के चलते सभी वर्गों के वो कारोबार, छोटे बड़े सभी कारोबार ठप पड़े हुए हैं। मजदूर भी अपने परिवारों के साथ अपने गांव शहर की तरफ पलायन कर चुके हैं, जिसके चलते वो ना तो अपने बच्चों की फ़ीस देने में असमर्थ हैं, ना ही रेंट देने में असमर्थ हैं। इसलिए आज हम महामहिम राज्यपाल जी के लिए पत्र लिखकर उनके संज्ञान में छात्रों की सारी समस्याएं को डालते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि जितना भी हो सके छात्रों की समस्याएं सुने और उनकी फ़ीस वगैरह माफ़ करने की कृपा करें। आपके चैनल के माध्यम से ये हम अनुरोध करते हैं। यहाँ वक्त चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ, अभी मेल कर रही हूँ। ठीक है, मीटिंग सेट कर लेना। ये लो। मेरा चार्जर देना, दो ना प्लीज। लो। गर्मा गर्म दूध कौन पिएगा? बेटा, तुम्हारी टीचर कह रही थी तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, तुम आर्टिस्ट भी बनना चाहते हो। तुम क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा, मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती, इसीलिए अमूल दूध जो आता है किसान माओ के हाथों, इंडिया के हर घर तक। तभी तो मिलावट वाला खुला दूध नहीं, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब नजर डालते हैं आगे की कुछ और ताजा खबरों पर। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा घटित हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मामला थाना नसीरपुर क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का है, जहां माना जा रहा है कि माइल्स 53 पर आगरा की तरफ से लखनऊ को जा रही एक कार स्पीड से बाहर आ रही थी, जो अपनी गति को नियंत्रित नहीं रख पाई। ये कार किसी ट्रक से पीछे से टकरा गई, जिसके चलते इस कार में बच्चे सहित 6 लोग सवार थे, जिनमें से 4 की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया, जहां एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया, जिसके चलते मरने वालों की संख्या 5 पहुंच गई, जबकि एक महिला का इलाज अभी भी चल रहा है, जिसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। कितनी कैजुअलिटी है और कितने इंजर्ड? ये सुबह करीब 5:30 बजे की सूचना आई थी हम लोगों के पास कि एक रोड एक्सीडेंट हो गया है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, जिसमें एक 4 व्हीलर गाड़ी इयॉन गाड़ी जो कि आगरा की तरफ जा रही थी और 53 किलोमीटर लैंडमार्क पे इसका एक्सीडेंट हुआ है। और यहाँ पे जो मौके पे स्थिति थी, गाड़ी बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त और उसमें 6 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोगों की डेथ हो गई है और 2 लोगों को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें से एक और व्यक्ति की कैजुअलिटी वहाँ पे हो रही है। तो कुल मिला के इस घटना में 5 लोगों की डेथ हुई और एक व्यक्ति से भी गंभीर रूप से घायल है। इस पूरे जो गाड़ी है वो इलाहाबाद की गाड़ी है और यहाँ मौके से एक ट्रक का नंबर प्लेट मिला है जो राजस्थान का है, जिसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और परिवारीजनों को सूचित किया गया तो हम लोग संपर्क। हादसे की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी फिरोजाबाद मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से एक ट्रक का नंबर प्लेट मिला है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। फिरोजाबाद जिले के शुकाहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय में सीएमएस डॉक्टर श्याम मोहन गुप्ता ने डॉक्टर अभिषेक सिंह की ड्यूटी वीआईपी लगा दी। जब इसकी जानकारी डॉक्टर अभिषेक सिंह को हुई तो वीआईपी ड्यूटी लगाना महंगा पड़ गया। फिरोजाबाद जिले के शुकाहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय में सीएमएस डॉक्टर श्याम मोहन गुप्ता ने डॉक्टर अभिषेक सिंह की ड्यूटी वीआईपी लगा दी। जब इसकी जानकारी डॉक्टर अभिषेक सिंह को हुई तो उन्होंने सीएमएस की पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित सीएमएस ने अपना चिकित्सा परीक्षण कराकर कोतवाली शुकाहाबाद में तहरीर दी, जिस पर चिकित्सक अभिषेक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये है कि डॉक्टर अभिषेक सिंह ईएमओ हैं, इनकी हमने ड्यूटी लगाई भी वीआईपी, क्योंकि माननीय न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट से आ रहे थे तो उसमें उनकी ड्यूटी लगाई थी। ड्यूटी लगाने के बाद जो उन्होंने जो है शाम को सही दारू पीने के बाद कहने लगे कि मैं ड्यूटी नहीं करूँगा, मैंने मत करना।
मेरा काम है शासन के उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करना, आप करना अच्छा मत करना, क्योंकि उसके बाद रात को 9:30 के करीब दारू पी करके आए और फिर द्वार में लात मारी। उसके बाद फिर जो है मेरे घर वाले पकड़ के अपना पीटने लगे। आपके साथ मारपीट की गई? हाँ, मारपीट। मैंने कि तुम सवेरे आना, अभी तुम दारू पी रहे हो, सवेरे आना। फिर क्या कार्रवाई हुई? आपने क्या कार्रवाई की? कार्रवाई क्या, फिर हमने जो है डीएम साहब को फ़ोन मिलाया, एसओ साहब को मिलाया, सब लोग आ गए। एसओ साहब आ गए तो उसके बाद मैंने जो है उनका जो है डॉक्टर परीक्षण कराया, क्योंकि दारू के नशे में थे। उसके बाद फिर जो है हमने हमारी चोट थी तो हमने अपना मेडिकल कराया। उसके बाद जो है चिकित्सक द्वारा सीएमएस की पिटाई चर्चा का विषय पूरी तरह बनी हुई है। वहीं वीआईपी ड्यूटी लगाना अब भारी पड़ने लगा है। थाना ताजगंज तुलसी चबूतरा के रहने वाले रामनाथ राठौर ने बीते साल 16 अप्रैल को लोहागढ़ से ट्रक में लोहे का स्क्रैप लाद कर भेजा था, जिसकी कीमत 4 लाख के आसपास थी। ट्रक को स्क्रैप लेकर पंजाब जाना था, लेकिन ट्रक अपने ठिकाने तक नहीं पहुंचा। 23 अप्रैल को थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया। जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर जितेंद्र गौतम को दी गई। इसके बाद जांच पड़ताल शुरू की। ये है कबाड़ कारोबारी रामनाथ राठौर। थाना ताजगंज पुलिस चबूतरा के रहने वाले रामनाथ राठौर ने बीते साल 16 अप्रैल को लोहागढ़ से ट्रक में लोहे का स्क्रैप लाद कर भेजा था, जिसकी कीमत 4 लाख के आसपास थी। ट्रक को कबूल और कबूल के पुत्र जिम्मी और विक्की लेकर गए थे। ट्रक के स्क्रैप लेकर पंजाब जाना था, लेकिन ट्रक अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचा। 23 अप्रैल को थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया। जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर जितेंद्र गौतम को दे दी गई। इसके बाद जांच पड़ताल शुरू हो गई। मेरा नाम रामनाथ। क्या करते हैं? कबाड़े का काम है। हुआ क्या आपके साथ? मेरे कबाड़े वो माल लेके गया था, ड्राइवर गाड़ी माल लेके गए 16/4/19 को। पिछली साल। कौन ले गया? ड्राइवर कंडक्टर माल भर के ले गए थे भाड़े पे। कहाँ ले गए? गोविंदगढ़ मंडी पंजाब में लेके गई थी। अच्छा, कौन कौन था? तो विक्की, काबुल और जिम्मी। अच्छा, फिर 3-4 दिन बाद माल नहीं पहुंचा तो हमने पता किया ऐसे ऐसे माल कहाँ है, गाड़ी कहाँ है। ऐसे तो उसने बताई कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मैं 2-4 दिन में पहुंचा दूंगा। फिर हमने ताजिन थाने में मुकदमा कायम कराया। जांच चल रही थी। इसी बीच जितेंद्र गौतम लाइन हाजिर हो गए। जितेंद्र गौतम की लाइन हाजिर होने के बाद जांच की जिम्मेदारी एसआई विनोद को दे दी गई। ऐसा बताया गया कि जांच अधिकारी विनोद रामनाथ के साथ चंडीगढ़ पहुंच गए। जांच पड़ताल की गई। इसी दौरान जिम्मी को पुलिस ने पकड़ लिया। पता चला कि जिम्मी विक्की और उसके पिता स्क्रैप भोला नाम के व्यक्ति को बेच दिया गया। भोला को भी पकड़ लिया गया। ऐसा आरोप लगाया गया कि भोला ने 1.5 लाख रुपए जांच अधिकारी को सौंप दिए थे। शेष राशि बाद में देने की बात कही थी। रामनाथ कहते हैं कि उन्हें 1.5 लाख रुपए नहीं मिला। 23/4/19 को उसमें जितेंद्र गौतम जी ने उसमें पूरा डिटेल निकाला। जब वो जिम्मी पकड़ा गया। पंजाब भी गए? हाँ, जिम्मी ने बताया था। पंजाब में कहाँ पकड़ा गया? पंजाब चंडीगढ़ में। वो हमें साथ ले गए, हमारे बच्चे को साथ लेके गए। उन्होंने भोला को पकड़ लिया वहाँ जाके। फिर भोला को थाने लेके आए। थाने में उससे बातचीत हुई तो भोला ने बताया था कि मैंने 12 टन माल खरीदा है इन लोगों से, तीनों से, जिम्मी, विक्की, काबुल से। फिर आपको पैसे मिले? हमको पैसे नहीं मिले। उसने 1.5 लाख रुपए दिया था। किसको? दरोगा जी। मैं दे रहा था तो दरोगा जी ने ले लिए हमसे। दरोगा जी ने कहा था, विनोद कुमार दरोगा जी ने, कि आपको 20 तारीख को पैसे हम थाने पे आई तो आपको दे देंगे। हमें ना आज तक एक पैसा मिला और ना हमारी कोई कार्रवाई हुई उसमें। इस मामले की शिकायत आला अधिकारियों से भी की गई। सांसद एसपी सिंह बघेल से भी गुहार लगाई गई। पत्र के माध्यम से अधिकारियों से मुलाकात की गई। कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन उसके बाद भी ठंडे पस्ते में चली गई। अब सवाल उठता है कि आखिर भोला द्वारा दी गई राशि कहां चली गई। पीड़ित का कहना है कि उसे कोई राशि नहीं मिली है। मामला जाँच पड़ताल होने के बाद ही हकीकत सामने आई। आदित्य क्रिएशन कंपनी मुंबई द्वारा सुपर डैड सुपर किड्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से विभिन्न प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कंपनी ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आदित्य क्रिएशन कंपनी मुंबई द्वारा सुपर डैड सुपर किड्स प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता की प्रथम कैटेगरी में किड्स की उम्र 5 वर्ष, द्वितीय कैटेगरी में 6 से 15 वर्ष व तृतीय कैटेगरी में 16 वर्ष से ऊपर थी। कंपनी द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेताओं की घोषणा की गई, जिसमें प्रथम कैटेगरी में विनर
कुणाल बंसल नृत्य कैटेगरी में विनर, अश्विनी कुमार जैन व नृत्य कैटेगरी में विनर सत्य प्रकाश रहे। प्रथम कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप अमित कुमार गुप्ता, सेकंड रनर अप अनुज जैन, नृत्य कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप विवेक दुबे व द्वितीय में रनर अप शैलेंद्र दुबे व नृत्य कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप नरेंद्र गुप्ता रहे। ऑनलाइन सुपर डैड सुपर किड्स प्रतियोगिता में पूरे देश के कई प्रतिभागियों ने प्रतिभा किया था, जिसमें 3 कैटेगरियां थी। प्रथम जिनके बच्चे 0 से 5 वर्ष के थे, द्वितीय कैटेगरी जिनमें बच्चे 6 से 12-15 वर्ष के थे, तीसरी कैटेगरी उनसे ऊपर के थे। 3 कैटेगरियों में विनरों का चयन किया गया, जिसमें आज उत्तर प्रदेश के सिरसा नगर के अश्विनी जैन और अर्चित जैन को द्वितीय कैटेगरी में विनर घोषित किया गया। इनके विनर बनने पर जनपद के सभी और सिरसा नगर के सभी बंधुओं ने जो सहयोग दिया हमें, मैं अपनी ओर से सभी मीडिया वर्ग का, सभी नागरिकों का, परिवारीजनों का, मित्रों का और सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अश्विनी कुमार जैन ने बताया कि आदित्य क्रिएशन मुंबई आदित्य सक्सेना जी की कंपनी है, जो कि मुरैना के साथ साथ अन्य जिले देश विदेशों में अपना नाम रोशन कर रही है। ये कंपनी अभी तक कई ऑनलाइन निःशुल्क प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कर चुकी है। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में लाखों रुपए सरकारी धन से बन रहा शमशान घाट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। भूमाफियाओं के कब्जे में नदी को पाट कर बन रहा शमशान एक बरसात में ही महत्वहीन हो जाएगा। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में लाखों रुपए सरकारी धन से बन रहा शमशान घाट कहीं भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ जाए। जमीन शमशाबाद की भूमाफियाओं के कब्जे में नदी को पाट कर बन रहा शमशान घाट एक बरसात में नदी में पानी आते महत्वहीन हो जाएगा। फिरोजाबाद शिकोहाबाद नगर के मेहराबाद में 44 लाख रुपए की लागत से बन रहा शमशान में अभी से भूमाफिया अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। तहसील प्रशासन द्वारा कब्जा मुक्ति कराया, लेकिन निर्माण से पहले भूमाफिया प्रभावशाली साबित हुए और शमशान की जमीन में हेरफेर हो गया और सिरसा नदी में नाप कर भराव कर नदी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया गया। ये 44 लाख के आसपास पैसा आया है, जिसका एस्टीमेट है 42,63,000 का है। और इसमें मुख्य रूप से इसकी बाउंड्री बननी है, एक बड़ा रूम बनना है और समरसेबल लगना है और वेदिका बननी है, जिसमें ये डेड बॉडी जलाई जाएगी। हम लोगों ने कई बार चर्चा की थी विधानसभा में कि शिकोहाबाद में एक अंत्येष्टि स्थल हो। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि उदार हृदय के हैं, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के लिए 44 लाख रुपए से अधिक की धनराशि दी। उसी क्रम में यहाँ पे बहुत अच्छा एक अंत्येष्टि स्थल यहाँ की जनता के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ कुछ लोगों का ये कहना है कि इस पर भूमाफियाओं का कब्जा कुछ जगह पर रह गया है अभी, और जो ये शमशान जो नदी की तरफ कर दिया गया, जो ज़मीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। अभी मेरी तहसीलदार महोदय से बात होनी थी, लेकिन वो फ़ोन नहीं रिसीव हुआ है, तो हम लोग इसको दिखवा लेंगे कि अगर ये भूमि उधर होगी तो वो भूमि भी मिल जाएगी, ये आपस में बैठ के हल हो जाएगी। वहीं शमशान का निर्माण नगरपालिका द्वारा टेंडर उठा दिया। तहसील प्रशासन और नगरपालिका के बीच क्या हुआ, जो नदी के अस्तित्व को खत्म कर दिया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज का खास कार्यक्रम वायरल खुशी, और एक बार फिर से मैं अंजलि आप सभी के सामने हाजिर हूँ, आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए। आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं छोटे छोटे बच्चों से। ये बच्चे देखने में भले ही छोटे हों, पर इनकी बातें बड़ों को फेल कर देती हैं। मिली एक ऐसे बच्चे से जो छोटी छोटी बात का जवाब नखरीले अंदाज में देकर अपनी माँ को बेहद परेशान कर रहा है। क्यों कह रहे तुम फरापी से वर्क कराने को? पैर में तो चोट लगी, हाथ में तो नहीं लगी, हड्डी तो नहीं टूटी।